बेटा अभी आप ये जो देख रहे हैं ना कि हमने बोला था कि जो एलिमेंट्स होते हैं, जो मेटल्स होते हैं, वो सारे के सारे कैसे होते हैं, वो सब कैथोड होते हैं। और जितने भी कैथोड्स होते हैं ना, तो वो क्या करते हैं बेटा, वो इलेक्ट्रॉन, उनका जो इलेक्ट्रॉन होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो लूज करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो कटायन होगा, करेक्ट है। और उसे हम इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ऑफ एन एलिमेंट कहते हैं। इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ऑफ एन एलिमेंट कहते हैं। और एनायन जो होते हैं ना बेटा, ये क्या करते हैं, ये गेन करते हैं। जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, अगर किसी ने डोनेट किया है तो कोई तो एक्सेप्ट तो करेगा, करेक्ट है। सो जो अनायंस है, ये क्या करते हैं, ये एक्सेप्ट करते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को। So because of this behavior or because of this property, they are called as electronegativity। जो जिसने एक्सेप्ट किया तो उसके ऊपर तो कर्जा बढ़ेगा ना बेटा, नेगेटिविटी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, होगा या नहीं होगा, करेक्ट है, बात सही है। सो जो एलिमेंट किसी को डोनेट कर रहा है, दान धर्म कर रहा है, तो उसके सर के ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसलिए इसको इलेक्ट्रो पॉजिटिव पॉजिटिविटी बोला गया है। और इस प्रॉपर्टी को इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी कहा जाता है। और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, वो क्या करता है, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा उसके सर के ऊपर कर्जा बढ़ेगा, तो नेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऐसे याद रख लो। सर तो सर आप ऐसा बोलोगे, सर जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है वो तो और पावरफुल हो जाएगा, बराबर है। जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है वो तो और पावरफुल हो जाएगा, बराबर है। ऐसा नहीं होता बेटा। अगर मैंने तुम्हें कुछ पैसे दिए हैं तो वो तो आप मुझे लौटाओगे क्या, मेरे पैसों से आप पावरफुल बन जाओगे, बनोगे नहीं, बनोगे, करेक्ट है। आपको तो लौटाना है, इट इज अ पार्ट ऑफ लोन, राइट। सो आप स्टेबल हो जाओगे, वो अमाउंट लेके ना आप स्टेबल हो जाओगे, किस्तों में मुझे दोगे, बराबर है। सो ये जो चार्जेस होते हैं ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन के, वो खुद के एटम को, उस एलिमेंट के खुद के एटम को स्टेबलाइज करने के लिए वो होता है बेटा। किसके लिए होता है, फॉर द स्टेबलाइजेशन ऑफ एन एटम। याद रख लो, भूलना नहीं है, हाँ, ठीक है। सो यहाँ पे आपको एक पॉइंट दिया है बेटा, आप यहाँ पे देखिए, यहाँ से मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। ऑल द इलेक्ट्रॉन्स इन एनी एटम आर हेल्ड बाय द अट्रैक्टिव फोर्स। क्या कहा है, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है, इन एन एटम, इन एनी एटम, किसी भी एटम में, आर हेल्ड बाय, सॉरी, आर हेल्ड बाय attractive force exerted by the positively charged nucleus। सो यहाँ पे क्या कहा है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ओके, सो पॉजिटिव चार्ज होता है ना, जो न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज होता है, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स क्या किया जाता है, वो अट्रैक्ट होता है। मैंने पिछले लेक्चर में आपको कहा था, जो न्यूक्लियस है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि उसके अंदर प्रोटॉन होता है और उसके अंदर न्यूट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन चार्जलेस होता है और प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है। पी फॉर प्रोटॉन, पी फॉर पॉजिटिव, ऐसे याद रखना है। सो जो इलेक्ट्रॉन है किसी भी वैलेंस सेल में, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं स्पेसिफिक हर एक शेल के अंदर, तो वो क्या करते हैं ना बेटा, वो खींचे चले जाते हैं टुवर्ड द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, ओके। व्हाई, बिकॉज द पॉजिटिव एंड नेगेटिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन बिटवीन देम, ये दोनों की वजह से ये होता है, ओके। सो
Electron in the inner shell, lie in between the valence shell and the nucleus. So इसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स है, सॉरी हाँ, सो ये न्यूक्लियस के अंदर भीतर वो क्या करते हैं, वो लाए हो जाते हैं. Because of their presence of effective nuclear charge exerting an attractive force on the valence electron is somewhat less than actual nuclear charge. So आपको ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आ गया यहाँ पे. ओके, ये लाइफ टाइम याद रखना है. ओके, देखिए यहाँ से जो बिकॉज है ना, ये because of their presence of effective nuclear charge exerting an attractive force on an valence electron is somewhat less than the actual nuclear charge. So यहाँ पे क्या है ना बेटा, जैसे अभी हम एटम को पकड़ते हैं, क्योंकि ये हो गया अपना, ये तो हो गया अपना एटम. ये एटम के सराउंडिंग क्या है हमारा, अलग अलग वैलेंस सेल है इलेक्ट्रॉन्स का. सो ये जो एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज है इस न्यूक्लियस का, इसके चार्ज की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन खींचा चला जाता है उसके पास. बट ये जो फोर्स लगाया है उसने, वो फोर्स और एक्चुअली न्यूक्लियर चार्ज का फोर्स ये अलग होता है. न्यूक्लियर चार्ज का फोर्स बहुत ज्यादा होता है बेटा, बहुत ही ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने के लिए. वो बहुत छोटा सा ताकत लगाता है उसको खींचने के लिए उसके पास. ओके, टू ब्रिंग द इलेक्ट्रॉन towards itself, it uses a very less amount of force of attraction or very less amount of charge. Because of this, the electron gets attracted towards the atom, but the actual nuclear charge is very less used for the attraction of the valence electron. समझ में आ रहा है? तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को खींचने के लिए उसने जो पावर लगाया वो बहुत कम लगाया है. उसका पावर बहुत ज्यादा होता है. So thus, the number of valence electron in a metal is small. देखिए, इसलिए मेटल्स में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, उनका नंबर बहुत छोटा होता है. जैसे कि 1 से लेके 3 तक ही होते हैं. अभी आप बोलोगे सर 1 से 3 क्या है, ये समझ में नहीं आ रहा है. तो 1 मतलब के शेल, 3 मतलब के शेल, एल शेल, एम शेल. सो आपको जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल दिखेंगे इन द मेटल्स, दे आर ओनली ऑफ के एल एम शेल्स. ओके, समझ में आ रहा है? Also, the effective nuclear charge exerting attractive force on the valence electrons is small. So, जो न्यूक्लियर चार्ज है, ओके, जो न्यूक्लियर चार्ज है इलेक्ट्रॉन वैलेंस के ऊपर गिरने वाला, तो वो भी कैसा है, बहुत ही कम है. हाँ, as a combined effect of these two factors, metals have a tendency to lose their valence electrons to form cations having the stable noble gas configuration. अभी इसी वजह से, इसी कंबाइंड फैक्टर की वजह से जो इसी कंबाइंड टू फैक्टर्स की वजह से मेटल्स जो होते हैं ना, उनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लूज होने की जो क्षमता है कैटायंस में, वो स्टेबल है नोबेल गैस से. नोबेल गैस की कॉन्फ़िगरेशन से मेटल बहुत ही स्टेबल होते हैं, हाईली स्टेबल होते हैं. ओके, so this tendency of an element is called as electropositivity in the metallic characteristics of the element. Okay,
सो बेटा ये जो है ये एमपीसी यूपीसी के हिसाब से नीट और सीईटी और जेई के हिसाब से है ये। ओके, ग्रीन कलर वाला हाईलाइट किया हुआ, तो इसे अच्छी तरह से याद रख लो। ओके, सो क्योंकि क्यों ये इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें मेटालिक इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जो दिया गया है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी आपको किसमें मिलता है, मेटल में मिलता है, इसलिए मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एलिमेंट ऐसा बोला गया है। ओके, क्या बोला गया है इसमें, ये जो मेटल आपको दिया है ना ये मेटल। ओके, सो ये मेटल की वजह से इसका इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी चार्ज इससे मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एलिमेंट कहा गया है, ये याद रख लो। ओके, सो अभी हम देखेंगे इसका चार्ट। मैंने बोला था मैं ऐसे आपको याद करके दे दूंगा। ओके बेटा, तो यहाँ पे चार्ट प्रॉपरली देखो। आपको ये जितने भी ये ग्रे शेड दिख रहे हैं, इन द मेटल इवन इन द मेटल, जो अपना पहले पीरियड का जो पहला ग्रुप का एलिमेंट आता है, पहले पीरियड का पहले ग्रुप का जो पहला एलिमेंट आता है हाइड्रोजन, वहां से लेके आपका जो 14th वन एलिमेंट है सेकेंड पीरियड का 14th ग्रुप का जो पहला एलिमेंट है, वहां से आपके 18th तक ये सारे क्या है रे बेटा, ये सब है नॉन मेटल्स। ये क्या है सारे के सारे नॉन मेटल्स। और उसके नीचे आपको जो ब्लू शेड में दिया है, ये सारे के सारे आपके मेटल्स हैं। और बीच में जो जिगजैग लाइन का पैटर्न बन रहा है, ओके, तो ये है आपका क्या है बेटा, वो है आपके मेटलॉइड्स। ओके, क्या है, मेटलॉइड्स, करेक्ट है। सो यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा है बेटा, एक पैटर्न बन रहा है। आपने धमाल पिक्चर मूवी देखा होगा, तो ये धमाल मूवी में क्या बनता है, किस पेड़ के नीचे वो पैसे ढूंढने के लिए जाते हैं, डब्ल्यू डब्ल्यू वाला पेड़ दिख रहा है क्या अभी यहाँ पे, हाँ, तो ये डब्ल्यू वाले, ये है ना, ये डब्ल्यू वाला है आपका नॉन मेटल। ओके, ठीक है, और इससे स्टाइल में हम करते हैं, देखिए ऐसे स्टाइल में, तो खत्म हो गया। आपको इतने ही एलिमेंट्स आपको याद रखने हैं, कौन से नॉन मेटल्स हैं, कौन से मेटोलाइड्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका यह प्रैक्टिकल होता है, फाइनल प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होता है और कोई तो एक्सटर्नल बोर्ड के थ्रू आता है या फिर कोई बड़ा अफसर आता है, ऑफिसर आते हैं, जैसे कि शिक्षण अधिकारी हो ना, ओके, एजुकेशन ऑफिसर हो, ओके, वो अगर आपके यहाँ पे एग्जाम में आ गए, आपके अनफॉर्चुनेटली आपके एक सेंटर पे, आपके क्लास के, आपके स्कूल के अंदर, और आपका प्रैक्टिकल चल रहा है बच्चों, और अनफॉर्चुनेटली आप ही के पास आ गए हो और उसने पूछा कि बताओ बेटा मेटोलाइट्स जो हैं उनके नाम बताओ, कितने मेटोलाइट्स है, तो आप यहाँ पे गिन लो बेटा, कितने हैं, कितने मेटोलाइट्स है यहाँ पे बेटा, हाँ, 1 2 3 4 5 6 7, बस 7 मेटोलाइट्स है बेटा, आपको इतना ही याद रखना है, और डब्ल्यू का पैटर्न ही याद रखना है आपको, उतने ही एलिमेंट्स के नाम उसको बता देने हैं। सो आपको वो पीरियोडिक ट्रेंड्स इन एलिमेंट्स ये भी आपको पूछ सकता है। ओके, वहां पे आपके वाइवा में, वाइवा मतलब आपका जो ओरल होता है ना, वाइवा, उसे वाइवा कहते हैं। ओके, सो यहाँ पे देखो, ये जो एरो दिखा रहा है आपको, ये जो एरो दिख रहा है आपको, ये वाला, ओके, तो यहाँ पे क्या कहा है, डिक्रीजिंग एटॉमिक रेडियस, मैंने बोला था, जैसे आप यहाँ से यहाँ तक जाओगे तो इसका एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगा। इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक, जैसे ही आप यहाँ से यहाँ जाओगे तो मेटल से लेके आप नॉन मेटल में बाजार शिफ्ट हो रहे हो, सो इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यहाँ पे इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी होगी लेफ्ट साइड, जैसे आप राइट साइड को जाओगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी और नॉन मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक बढ़ेंगे।
डिक्रीजिंग इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी एंड मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक्स, और एक इनडायरेक्टली पॉइंट बन गया। बच्चा यही आपको लिखना है, ये जो ऊपर के सेंटेंस है वही आपको लिखने हैं, और कुछ ये जो पॉइंट है ना, ये जो अगर आपने पॉइंट लिख दिया ना, ये अगर आपने पॉइंट लिख दिया और इसका थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न करके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोल दिया, क्योंकि यहाँ पे तो दिया है कैटायंस, और कैटायंस क्या होते हैं, हैविंग ए स्टेबल नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन, है ना। नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन जो है ना कैटायंस के, तो उसके बारे में यहाँ पे बोला है, तो आपको क्या बोलना है, इसके ऑपोजिट बोलना है। क्लियर है, याद रखना है बेटा। चलो आगे जाता है। अभी यहाँ पे देखो ये वाला आपको दिख रहा है, मैंने बोला है पिछली बार भी बोला है बेटा, पिछले लेक्चर में मैंने बोला है ये इंक्रीजिंग एटॉमिक रेडियस। जैसे आप ऊपर से नीचे आओगे, मैंने पढ़ाया था आपको, यहाँ पे हाइड्रोजन का कितना है रे बेटा, 2 है। यहाँ पे कितना है, 2,1। यहाँ पे कितना है बेटा, 2,2। यहाँ पे कितना है, 2,3। ओके, ये सीक्वेंस वाइज ऐसे बढ़ के ऐसे ही वापस आएगा। करेक्ट है, इतना याद है आपको। चलो आशा करता हूँ ये याद रहेगा आपको, अभी भी याद रहेगा, अभी भी बताया मैंने। सो अभी हमने ये पॉइंट देखा, अभी ये पॉइंट देख रहे हैं, डिक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे आप ऊपर से नीचे आओगे तो इसका यहाँ पे क्या हो रहा है, लेफ्ट से राइट जाओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है, तो यहाँ पे ऊपर से नीचे आते हुए क्या बोलना है आपको, डिक्रीज बोलना है, इसके अपोजिट बोलना है बस। यहाँ पे डिक्रीज बोला तो यहाँ पे क्या होगा, वो इंक्रीजिंग इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी विथ मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक्स। ये क्या है, यहाँ पे तो खत्म हो रहा है ना, नॉन मेटल क्या हो रहा है, यहाँ पे खत्म हो रहा है, तो यहाँ से इस पोर्शन से क्या होगा, आपका इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी बढ़ेगा, मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक बढ़ेगा। यही आपको यहाँ पे दिया है, इजी है ना। चलो आशा करता हूँ आपको ये याद होगा। ठीक है बेटा, यहाँ पे आपको ना एक पॉइंट दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए यहाँ पे एक पॉइंट दिया है, while going down a new shell gets added। जैसे मैंने अभी अपने हाइड्रोजन से हमने नीचे आए लिथियम सेकेंड पीरियड में, हाँ फर्स्ट ग्रुप के सेकेंड पीरियड में जैसे हमने आया है एंटर किया है, तो वहाँ पे 2,2 लिख दिया था मैंने। उसके अगले सेल में मैंने ग्रुप 2 में सेकेंड पीरियड की, वहाँ पे मैंने लिख दिया 2,3 लिख दिया था। तो यही है बात बेटा। सो while going down a group a new shell gets added results in lowering the effective resulting in the increase in the distance between है। जैसे हमने नीचे गए ग्रुप के शेल के, वो ऐड करता है रिजल्टिंग इन एन इंक्रीज इन द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो डिस्टेंस बढ़ेगा ना, हमने इसी को कहा है एटॉमिक रेडियस। एटम का रेडियस होता है ना, एटॉमिक रेडियस हमने देखा था। हाँ, एटम के एटम का खुद का जो रेडियस है वो, और जो इलेक्ट्रॉन का जो वैलेंस ऑर्बिट है, लास्ट ऑर्बिट होगा, एक होगा तो एक ही रहेगा, 2 शेल होंगे तो उसका सेकेंड शेल का जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस रेडियस के पास से, तो वो होगा उसका एटॉमिक रेडियस। सो यहाँ पे वही बोला है कि रिजल्टिंग इन एन इंक्रीज इन द डिस्टेंस बिटवीन, उनका डिस्टेंस भी बढ़ेगा ना, जैसे जैसे नीचे जाओगे तो उनका एटॉमिक रेडियस भी बढ़ेगा, हाँ, between the nucleus and the valence electrons. This results in lowering the effective nuclear charge and thereby lowering the attractive force on the valence electron.
देखो बेटा, जैसे ही शेल ज्यादा बढ़ेंगे तो न्यूक्लियर का जो चार्ज है वो क्या होगा, वो कम होते चला जाएगा लास्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन के ऊपर, बराबर है। अभी फॉर एग्जाम्पल के लिए सपोज एक ऐसे 10 ग्रुप में, एक 10 ग्रुप है, 10 लोगों का क्रू है, ओके, या फिर एक 4 मेंबर है, 4 क्रू है, ऐसे ठहरे हुए, मैं ऐसे मारूंगा, देखो बेटा मैं ऐसे मार रहा हूं तो क्या हो गया, कितने लोगों को इम्पैक्ट हो गया, 1 2 3, ये जैसे के वैसे गैप है अभी भी, करेक्ट है, मतलब यहां तक उसका इम्पैक्ट पहुंचा ही नहीं है। ओके, तो ये समझ लो ये आपका न्यूक्लियस है और वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है हर एक शेल के इलेक्ट्रॉन के ऊपर, उसके अंदर खींचने के लिए, ओके, फॉर द स्टेबलाइजेशन। बट यहाँ पे क्या है ना, उसका जो चार्ज है पहले ये लेगा, फिर बाद में बचा हुआ पावर यहाँ पे आएगा, बचा हुआ पावर यहाँ पे आएगा, बचा हुआ पावर यहाँ पे आएगा, और यहाँ तक जो पावर आएगा वो तो कम हो जाएगा ना, क्योंकि हर एक बैलेंस इलेक्ट्रॉन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो भी बढ़ रहे हैं, ये भी हम नहीं भूल सकते। और जैसे ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो उसका जो चार्ज है लास्ट ऑर्बिट पे पहुंचते तक उसका जो चार्ज है वो कम होगा, न्यूक्लियर चार्ज। हाँ, तो यही बोला है यहाँ पे। हाँ, so as a result of this tendency the atom to lose electrons increases। अभी वहां तक उसका चार्ज ना पहुंचने की वजह से जिसके अदर एलिमेंट के अंदर उसका एटम का जो रेडियस है, बैलेंस रेडियस है, वो बहुत कम है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, तो वो क्या करेगा, दूसरे के एटम को खींचेगा, दूसरे के एटम के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा उसके पास, और उसके लास्ट ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन है वो स्विच होगा, शिफ्ट होगा उस दूसरे एलिमेंट के अंदर, ऑर्बिट के अंदर। सो ऑल्सो द penultimate shell becomes the outermost shell on losing valence electrons। so जो लास्ट शेल है और अभी आउटरमोस्ट शेल है तो वो लूज करेगा इलेक्ट्रॉन उस बैलेंस शेल से। द penultimate shell is a complete octet, therefore the resulting cations has a special stability। due to this the tendency of an atom to lose electron increase further। the metallic characteristics of an atom is its tendency to lose electrons, therefore the following trend is observed: metallic characteristics of an element increases while going down to the group। इसको मैं हेलो ही करूंगा और यहां से देखिए बेटा वापस मैं इसे ग्रीन हाईलाइट कर रहा हूं क्योंकि ये आपको इंपॉर्टेंट है। ये यहां तक ये इंपॉर्टेंट है, इसको हम करेंगे ग्रीन कलर, ठीक है बेटा। चलो याद रख लो बेटा, ये क्या है ना बेटा, यहाँ पे क्या होता है कि ये जो मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते ही चले जाता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते ही चले जाता है, ये रुकते ही नहीं है, ओके। और इस बिहेवियर की वजह से, इस फिनोमेना की वजह से जैसे ही आप नीचे आओगे ग्रुप के तो उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बढ़ रहा है, आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो रहे हैं और इसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन ज्यादा डोनेट कर रहे हैं, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन ज्यादा डोनेट कर पा रहे हैं। ओके, समझ में आ रहा है, ठीक है। So while going from left to right with a period, the outermost shell remains the same। ये ऊपर जो मैंने पढ़ा है ना आपको यहाँ पे, यही आपको स्टेटमेंट में दिया गया है, ओके। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी देखेंगे, the increase in nuclear charge and decrease in atomic radius as we go from left to right within the period
are responsible for increasing the effective nuclear charge. न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है? न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है? हाँ, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो उसके जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल होता है तो उसका वो इलेक्ट्रॉन वो एब्जॉर्ब करेगा, उसका पावर एब्जॉर्ब करेगा, तो उसका अल्टीमेटली जो रेडियस है वो भी क्या होगा? डिक्रीज होगा. एटॉमिक रेडियस क्या होगा? डिक्रीज होगा. Therefore, the valence electrons are held with a greater and greater attractive force. This is called as electronegativity of an atom. एटम का ये है ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. ओके, एटम क्या कर रहा है यहाँ पे? अट्रैक्ट कर रहा है. किसे अट्रैक्ट कर रहा है एटम? वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है. ज्यादा फोर्स होने की वजह से, ज्यादा फोर्स होने की वजह से, किसका ज्यादा फोर्स? एटम का. एटम का ज्यादा फोर्स होने की वजह से जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसको वो एब्जॉर्ब कर रहा है और ऑर्बिट में से जो इलेक्ट्रॉन है वो स्विच हो रहे हैं अंदर, जिसकी वजह से उसका एटॉमिक रेडियस भी क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है. याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने ऊपर भी पढ़ाया था. ओके, और इसी फिनोमिना और इसी कैरेक्टरिस्टिक्स वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सब एनायंस होते हैं. ये सारे के सारे एनायंस होते हैं. और जैसे आप लेफ्ट टू राइट जाओगे, जैसे आप राइट को शिफ्ट हो जाओगे, आपको सभी ऐसे ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के जो एलिमेंट्स है वो दिखेंगे और उन्हें हम अनायंस कहते हैं. उन्हें हम क्या कहते हैं? अनायंस कहते हैं. समझ में आ रहा है? करेक्ट. So the tendency of an element to form an anion or the electronegativity is the non-metallic characteristics of an element. खत्म. टाटा, बाय बाय, गया. किसी को याद मत करो. ओके, सो ये हो गया आपका. यहाँ पे जो आपको दिया गया है पीरियोडिक ट्रेंड्स इन एलिमेंट्स, ये तो खत्म हो गया यहाँ पे. ओके, अभी हम देखेंगे ग्रेडेशन इन हैलोजन फैमिली. ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है आपको फॉर द 10th पर्सपेक्टिव, बट इम्पोर्टेंट है फॉर द 11th, और इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आपका सीडी और नीट के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है. क्योंकि ये इम्पोर्टेंस ना होने की वजह से बच्चे छोड़ देते हैं पढ़ाई, बट आगे जाके गड़बड़ हो जाता है. आगे जाके क्या होता है? गड़बड़ हो जाता है बेटा. बच्चों को लगता है तो ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है, सर ने तो बताया हम नहीं पढ़ेंगे, बट बेटा आज नहीं पढ़ोगे तो 11th में तो ये थियोरेटिकली आपको एग्जाम में पूछा ही जाएगा, गारंटी है. सेकेंड, आपको नीट जेई में वापस आने वाला है, तब कैसे करोगे? हाँ सर, तब का तब देख लेंगे, आज का आज देख लेंगे सर. इसी की वजह से तो आपको सीट नहीं मिलती है बेटा. तब का तब देखोगे तो तब क्या देखोगे जब रहोगे ही नहीं रेस में. जब रहोगे ही नहीं तब क्या देखोगे? तब रहोगे पापा मैंने तो बहुत कुछ किया था, क्या मालूम कैसे हो गया. ये आपके जो होते हैं ना आंसर, ऐसे नहीं होते बेटा. हाँ, तो अभी से बोलता हूँ, अभी से पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं होगा. So the group 17 contains group 17, group 17, group 17, ग्रुप 17 जो लास्ट वन है 18, 18 के बाजू में देखिए आपका 17th वन आता है, राइट. तो आपके आंखों के ऊपर आपका टेबल होना चाहिए, ना कि टेक्स्ट बुक को आप ऐसे अल्टर करके देखना चाहिए. ओके, जो जितने भी आपके 17 ग्रुप के मेंबर्स हैं ये सारे के सारे हेलोजन फैमिली के. सो 17 ग्रुप कौन सा है? बिलोंग्स टू हेलोजन फैमिली. हेलोजन, हेलोजन सर लाइट वाला सर. हेलोजन क्या? हेलोजन बल्ब. हाँ ठीक है, पढ़ेंगे पढ़ेंगे पढ़ेंगे, बताता हूँ, गड़बड़ मत करो. हाँ, धक्का बुक्की नहीं करने का. हाँ, all of them have a general formula X2. A gradation is observed in their physical state down the group. Okay,
एक ग्रेड दिखता है उनके फिजिकल स्टेट में, जैसे आप नीचे नीचे आओगे ग्रुप के। 10 फ्लोरीन F2, क्लोरीन C2, ब्रोमीन Br2 is a liquid while iodine I2 is a solid। ये आपको याद रखना है, इसलिए मैंने आपको बोला था कि नीट जेईई सीईटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और खास करके एमपीसी यूपीसी पढ़ने वाले मेरे सारे भावी अधिकारियों, भाई आपको ये करना ही है, आपको ये याद रखना ही है। इसमें सबसे हटके वाला इंसान कौन है? ए लिक्विड वाइल आयोडीन। ओके सॉरी, वाइल आयोडीन इज सॉलिड, इसलिए आपको ये पढ़ना है। सिर्फ आयोडीन ही आपका एकमान्य एकमेव ऐसा एलिमेंट है आपके हैलोजन फैमिली में, वो है आयोडीन, और वो है सॉलिड। ओके, बाकी के सारे हैं लिक्विड। हाँ, चलो आगे आते हैं। हाँ, यहाँ पे एक आपको दिया है कि बेटा ये अल्कलाइन अर्थ मेटल जो है ना, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ओके, while going down from the second group Be, Mg, Ca, Cr, Ba, ओके, so इनका जो ग्रेडेशन इन द केमिकल प्रॉपर्टीज of the alkaline earth metals is seen. So while going down to the second group, the reactivity of the alkaline earth metals goes in increasing. So alkaline earth metals का जो रिएक्टिविटी है ये बढ़ते ही जाता है, जैसे आप नीचे नीचे जाओगे वैसे ही आपका उसका रिएक्टिविटी बढ़ेगा, and thereby the ease of the ease with the reaction with which this reaction takes place also goes on increasing. इसी वजह से क्या है ना, अदर अदर एलिमेंट्स के साथ इनका रिएक्शन पॉसिबल होता है, और अलग अलग एटमॉस्फेरिक कंडीशन और अलग अलग कंडीशंस में वो रिएक्ट होता है। देखिए यहाँ पे उन्होंने एक एग्जांपल दिया है, 10 बेरिलियम Be डज नॉट रिएक्ट विद वाटर, ये वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं करता है बेरिलियम कभी भी। ओके, बहुत सुंदर है कि मिनरल है, ओके, जिसका मेटेलिक कलस्टर होता है, बहुत खूबसूरत दिखता है बेटा। मैग्नीशियम, ओके, magnesium Mg reacts with steam, okay, while calcium, strontium and barium reacts with water at room temperature with increasing rate। वैसे ही वो रिएक्शन में आएंगे पानी के साथ, वो उनका रिएक्शन जल्दी जल्दी दिखाएगा। ओके, हाँ, कैल्शियम थोड़ा जल्दी रिएक्ट करता है पानी में रूम टेम्परेचर में, बाद में स्ट्रॉन्शियम, बाद में बेरियम। ये ले लो, ये तो पूरा चैप्टर एंड हो गया। अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट में इन द कमेंट बॉक्स, और आपके हर एक क्वेश्चन को रिप्लाई करने का प्रयास करूंगा बेटा। और बाकी आपको जो भी डाउट्स है वो तो पूछ ही लो, और आपको अगर क्लासेस लगाना है तो वो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहाँ पे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, आप मेरा कॉन्टैक्ट नंबर लीजिए, मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए, ओके, और आप हमारे ऑनलाइन और ऑफलाइन ये क्लासेस के लिए आप ज्वाइन हो सकते हो। ओके, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, पढ़ते रहो बेटा, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, और शेयर तो बहुत कर दो यार। हाँ, चलो बाय।